रतनपुर गांव में वीरेंद्र अपनी पत्नी अनुराधा और 2 बेटियों गौरी और पूजा के साथ रहता था। वीरेंद्र गांव में मुखिया के खेतों में खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। 2 बेटियां होने के बाद अनुराधा अब तीसरी बार गर्भवती थी। वीरेंद्र और अनुराधा को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक लड़का ही होगा। अनुराधा, इस बार तुम्हें एक लड़का ही होगा। देख लेना, तुम्हें लड़का होगा तो हमारी दोनों बेटियों को एक भाई मिल जाएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ जी। तो वहीं अनुराधा की जेठानी महेश्वरी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक की, वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। न जाने उस पर कौन से भगवान का आशीर्वाद है जो एक के बाद एक बच्चे को वो जन्म दिए जा रही है, और एक मैं हूँ जो सूनी गोद लेकर बैठी हूँ। और कहीं अगर इस बार उसे लड़का हो गया तो फिर तो मेरा भाई छाती चौड़ी करके सारे गांव में घूमेगा और गांव के लोग मुझे ताने देंगे कि छोटे भाई ने 3 बच्चे पैदा कर दिए और मैं एक भी नहीं कर पाया। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। उधर अनुराधा की दोनों बेटियां अपने भाई के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अनुराधा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। अरे पूजा, तू भागकर जल्दी से जा और खेत से बापू को बुलाकर ले आ। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अखिलेश आ जाता है। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी, तुम दोनों यही रुको। हम अभी अपनी गाड़ी में तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाएंगे। चलो महेश्वरी, जल्दी से अनुराधा को गाड़ी में बैठाओ और वीरेंद्र को हम रास्ते में अपने साथ ले जाएंगे। वो दोनों खेत पर से वीरेंद्र को भी अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद अस्पताल और उस गांव के बीच में एक घना जंगल था। अखिलेश उस गाड़ी को उस जंगल की तरफ मोड़ देता है। अरे भैया, आप गाड़ी इस जंगल में क्यों ले आए? अभी पता चल जाएगा तुझे। अखिलेश पहले वीरेंद्र को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर उसे चाकू मार देता है, जिससे वीरेंद्र वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद महेश्वरी अनुराधा की डिलीवरी करवाती है, जिसमें वो एक बेटे को जन्म देती है। बच्चा बाहर आने के बाद महेश्वरी अनुराधा का गला घोटकर उसे भी मार देती है। फिर दोनों पति पत्नी उस बेटे को लेकर शहर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद गांव का ही एक आदमी जंगल में लकड़ियां लेने आता है, जहां वो उन दोनों की लाश देखता है। कुछ ही देर में सारे गांव में वीरेंद्र और अनुराधा की मौत की खबर फैल जाती है। माँ, बाबूजी, ये आपको क्या हो गया? अब हम दोनों का क्या होगा? दोनों बहनें बहुत रोती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन तक तो गांव वालों ने उन दोनों को खाने को दिया, लेकिन एक समय के बाद दोनों को लोगों ने भी मुफ्त का खाना खिलाना बंद कर दिया। अब वो दोनों जंगल में जाकर फल और खीरे तोड़ती और उन्हें खाकर ही अपना पेट भरती थी। एक रोज पूजा गौरी से कहती है, दीदी, हमारे कपड़े भी कितने फट गए हैं। अगर माँ बाबा जिंदा होते तो वो हमें जरूर नए कपड़े दिला देते। फिर वो दोनों फल ढूंढने जंगल जाती हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे मोर पंख मिलते हैं, जिन्हें देख गौरी को एक आइडिया आता है। वो उन मोर पंखों को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आती हैं। फिर उन मोर पंखों को सिलकर वो दोनों के लिए बहुत ही सुंदर गाउन तैयार करती है। उधर शहर में अखिलेश और महेश्वरी उस बेटे के साथ, जिसका नाम वो मानव रखते हैं, बड़े ही मजे से रह रहे थे। ऐसे ही समय बीता। अब गांव में दोनों बहनें भी बड़ी हो गयी, तो वहीं शहर में मानव भी एक बड़ा फैशन डिजाइनर बन गया। उधर गौरी और पूजा के दिन अभी भी गरीबी में ही बीत रहे थे।
पूजा, अब हमारा यहाँ गुजारा हो पाना मुश्किल है, इसलिए अब हमें काम ढूंढने शहर जाना होगा। लेकिन दीदी, उसके लिए हमें फिर से मोर पंख से नए कपड़े बनाने होंगे। सुना है शहरों में सब बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। फिर वो दोनों बहनें फिर से जंगल से मोर पंख लेने के लिए जाती हैं, लेकिन इस बार उन्हें कहीं भी मोर पंख नहीं मिलता, जिससे वो दोनों बहनें उदास हो जाती हैं और उदास होकर वहीं एक पेड़ के पास बैठ जाती हैं। ये क्या दीदी, आज तो यहाँ एक भी मोर पंख नहीं दिख रहा है, अब हम क्या करें? हाँ बहन, अब हम शहर कैसे जाएंगे? हमारे सारे कपड़े तो फट गए हैं, हम क्या पहनेंगे अब? वो दोनों वहाँ बैठी सोच ही रही होती हैं कि तभी अचानक वहाँ एक सुंदर सी परी आ जाती है। परी को देखकर वो दोनों बहनें चौंक जाती हैं, लेकिन परी बोली, अरे इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंड्रेला परी हूँ, मैं यहाँ बस तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। और वो सारे मोर पंख जो तुम दोनों लेकर जाती थी, वो मैं ही यहाँ पर रखती थी, लेकिन मैंने आज इसलिए मोर पंख नहीं रखे क्योंकि मैं तुम दोनों के बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों की कहानी क्या है और तुम दोनों इतनी अकेली और उदास क्यों रहती हो। सिंड्रेला परी जी, हम दोनों बहनें बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए क्योंकि किसी ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है कि वो कौन था, और तब से हम दोनों बहनें किसी तरह जंगल से फल तोड़कर खाती हैं और अपना पेट पाल रही हैं। लेकिन अब हमारा गुजारा यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम दोनों अब शहर जा रही हैं, जिस वजह से हमें मोर पंख से अपने लिए नए कपड़े बनाने हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। अब तुम मेरा कमाल देखो। उसके बाद सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उन दोनों बहनों के लिए दो सुंदर से मोर पंख वाले लहंगे प्रकट कर देती हैं। ये लो बेटा, ये दोनों जादुई मोर पंख वाले लहंगे हैं। क्योंकि ये जादुई हैं, तो ये तुम्हें सारी सच्चाई बताएंगे। अब तुम दोनों अपने घर जाओ। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और जादुई दो मोर पंख वाले लहंगे लेकर अपने घर आ जाती हैं। फिर वो उस मोर पंख के लहंगे को पहनकर देखती हैं। शहर जाने से एक दिन पहले गौरी को एक सपना आया, जिसमें उसकी माँ उसके सपने में आई। गौरी मेरी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई जिंदा है और वो शहर में तुम्हारे ताया ताई जी के साथ रहता है। उन दोनों ने ही मुझे और तुम्हारे बाबा को मारकर जंगल में फेंका था और फिर जिस बेटे को मैंने जन्म दिया था वो उसे लेकर शहर चले गए। अनुराधा ने गौरी को मानव की झलक भी दिखाई ताकि वो शहर जाकर उसे पहचान सके। फिर गौरी झट से नींद से जाग गई और उसने अपनी बहन पूजा को वो सारी बात बताई। हाँ दीदी, मेरे सपने में भी बाबा आए थे और उन्होंने मुझे यही सब कहा। इसका मतलब ये बात सच है कि हमारा भाई जिंदा है और हमें उसके पास शहर जाना होगा। हाँ बहन, मुझे तो लगता है कि ये सिंड्रेला परी के जादुई मोर पंख के लहंगे की वजह से ही हुआ है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। परी ने तो यही कहा था। उधर मानव को भी शहर में यही सपना आया। उसके सपने में उसके माता पिता दोनों आए और उन्होंने मानव को सारी बात बताई। उसकी बहनों की झलक भी दिखाई। अरे, ये मेरे सपने में कौन आया था? पता नहीं क्या बात है, लेकिन जो भी हो, अभी मुझे इस समय अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। 2 दिन बाद मेरा फैशन शो है, मुझे वहीं अपना सारा ध्यान लगाना है। अब मैं ऐसा गाउन बनाऊंगा जो किसी ने कभी देखा भी नहीं होगा। उसके बाद मानव बैंक से नोटों की गड्डी लाता है और उन नोटों से गाउन बनाने लगता है। उधर दोनों बहनें बस से शहर आ गयी। मोर पंख का लहंगा पहनकर वो दोनों सड़क पर जा रही थी,
लेकिन उन्हें देखकर सभी लोग हंस रहे थे। फिर मानव अपनी मॉडल को पैसों का गाउन पहनाकर फैशन शो में पहुंचा। इधर चलते चलते दोनों बहनों को भूख लगने लगी। उन्होंने एक दुकान से 2 वड़ा पाव चुराया और तेजी से भागने लगी। दुकान वाला उनके पीछे भागने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पकड़े जाने के डर से उस फैशन शो में पहुंच गई। जजेस मानव को विजेता घोषित करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही दोनों बहनें स्टेज पर पहुंची, तो जजेस उनकी मोर पंख वाली ड्रेस देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। असली मोर के पंखों से बना हुआ लहंगा। ये इनाम तो इन दोनों को ही मिलना चाहिए। फिर वो 30 लाख का इनाम उन दोनों बहनों को मिल जाता है। गौरी और पूजा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या जीता है। तभी मानव वहाँ पर आता है। मेरा भाई, माँ ने इसी की छवि तो मेरे सपने में दिखाई थी। हाँ, मैंने भी उससे ही देखा था। मानव भी उन दोनों को पहचान गया। इसका मतलब जो मेरे सपने में आए थे वो सच कह रहे थे। वो मेरे माँ बाप थे और ये दोनों मेरी बहनें हैं। भाई बहन एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर मानव अपनी दोनों बहनों के गले लग जाता है। वो दोनों बहनें मानव को सारी बात बताती हैं कि कैसे उनके ताऊ ताई जी ने उनके माँ बाप के साथ धोखा किया। फिर मानव उन दोनों को अपने साथ घर ले गया, जहां उन्होंने अखिलेश और महेश्वरी को आपस में बात करते हुए सुन लिया। अच्छा हुआ महेश्वरी, आज तक मानव को हमारी सच्चाई पता नहीं चली कि हमने ही उसके माँ बाप को मारकर उसे अपने साथ उठाकर शहर ले आए थे। अब वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन तीनों भाई बहन उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। मानव अपने मोबाइल फोन में वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके आधार पर वो उन्हें जेल में डलवा देते हैं। कुछ समय बाद अखिलेश और महेश्वरी को फांसी की सजा मिल जाती है। अब गौरी और पूजा भी अपने भाई मानव के साथ शहर में ही रहने लगी। अब वो तीनों बहुत अमीर हो गए और हंसी खुशी से एक साथ जीवन बिताने लगे। सोनम को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर वीकेंड पर पृथ्वी लोक पर घूमने जाती थी। एक दिन सोनम की मुलाकात संजय नाम के एक लड़के से होती है। संजय बहुत ही काला लड़का था, लेकिन वो दिल से बहुत ही अच्छा था। इसी तरह सोनम और संजय रोज मिलने लगे थे और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। बहुत जल्द वो दोनों शादी कर लेते हैं। सोनम शादी करके अपने परिलोक वापस चली जाती है। अरे सोनम, तुमने एक इंसान से शादी की है, अब तुम्हें परिलोक में रहने का कोई हक नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं नहीं, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अरे तुमने एक इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे। सोनम को परिलोक की सारी परियां मिलकर परिलोक से बाहर निकाल देती हैं। सोनम अपने पति के साथ पृथ्वी लोक पर रहने लगी थी। थोड़े समय बाद सोनम को एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम वो अंजलि रखती है। लेकिन अंजलि अपने पिता की तरह बेहद काली थी। एक दिन संजय की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। सोनम परी अब अपनी बेटी के साथ पृथ्वी लोक पर अकेली रह जाती है। अब उसके पास ठीक से खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, उसे ठीक से खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे अपने परिलोक वापस जाना चाहिए। सोनम अपनी बेटी को लेकर वापस अपने परिलोक जाती है। सोनम परी सीधा रानी परी के पास जाती है। रानी परी, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। पृथ्वी लोक पर मैं अपनी बेटी को
2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। आप प्लीज मुझे परीलोक में रहने की इजाजत दीजिए। ठीक है सोनम परी, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत देती हूँ, लेकिन तुमने एक इंसान से शादी की है, इसीलिए तुम कभी भी परियों के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। ठीक है रानी परी, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस यहाँ मेरी बेटी की परवरिश ठीक से हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद से सोनम अपनी बेटी के साथ परीलोक में रहने लगती है। परीलोक में बहुत ही सुंदर सुंदर परियां थी। सभी परियां सोनम की बेटी अंजलि का हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। अब अंजलि शादी लायक हो चुकी थी। सोनम को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। परीलोक में हर कोई अंजलि को देखकर चला जाता था और पीछे से उसका बहुत मजाक बनाता था। ये सब सोनम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन महल में रानी परी ने सभी परियों के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया था। सभी सुंदर सुंदर परियां उसमें शामिल होती हैं। जब ये बात सोनम परी को पता चलती है, तो वो भी अपनी बेटी अंजलि को लेकर उस स्वयंवर में पहुंच जाती है। अंजलि और सोनम को देखकर वहाँ सभी परियां बहुत गुस्सा हो जाती हैं। सोनम, यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तुम यहाँ हमारा स्वयंवर खराब करने आई हो ना? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। देखो बहन, मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। क्या पता मेरी अंजलि को भी कोई लड़का मिल जाए। ये स्वयंवर परियों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। और तुमने पहले ही एक इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवा दी है, इसीलिए अच्छा होगा कि ये इंसान की बच्ची को लेकर यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं एक परी हूँ, मेरे अंदर एक परी वाले सारे गुण हैं। अगर तुम एक परी हो तो तुम इतनी काली क्यों हो? हमारी तरह गोरी क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि परियां बहुत खूबसूरत और गोरी होती हैं? तुम काली हो, बेहद काली, इसीलिए तुम एक परी बिल्कुल नहीं हो सकती। अब चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ, वरना हम धक्के मार कर तुम्हें बाहर कर देंगे। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए न रानी परी, ये सब मुझे और मेरी बेटी को इस स्वयंवर में आने से मना कर रही है। मेरी बेटी भी शादी लायक है रानी परी, उसे भी इस स्वयंवर में आने का पूरा हक है। देखिए रानी परी, अगर ये इंसान की बच्ची इस स्वयंवर में रहेगी तो हम सभी परियां यहाँ से अभी चली जाएंगी। हाँ हाँ, हम अभी चली जाएंगी। सोनम परी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम परियों के किसी भी कार्यक्रम में अब भाग नहीं ले सकती, इसीलिए तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकती हो। यदि तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गई, तो तुम दोनों को धक्के मारकर परीलोक से बाहर निकाल दिया जाएगा। सोनम परी अपनी बेटी को लेकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन अंजलि परी पृथ्वीलोक पर घूमने जाती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, रक्षा करो मेरी। अरे, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अंजलि परी उस आवाज को सुनते हुए एक गुफा में चली जाती है। वो देखती है कि एक चुड़ैल ने रानी परी को बंदी बना रखा है। अरे, ये तो रानी परी है, मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे बरसों के बाद तू मिली है। तूने मुझे परीलोक से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था। अब देख, आज मैं अपना बदला लूंगी। मैंने तुम्हें परीलोक से इसीलिए निकाला था क्योंकि तुम काला जादू करती थी और दूसरी परियों को परेशान करती थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी थी, कुछ गलत नहीं किया था। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगी बुढ़िया। आज देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। चुड़ैल रानी परी को मारने के लिए अपने शस्त्रों को तैयार करती है। ये चुड़ैल तो रानी परी को मार डालेगी। नहीं नहीं,
मुझे रानी परी को बचाना होगा। तभी अंजलि चुड़ैल के सामने पहुंच जाती है और बोलती है, रुको, तुम रानी परी को कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। रानी परी को छोड़ दो। ए लड़की, चुपचाप यहाँ से बाहर चली जा। मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इस रानी को इसके किए की सजा दे रही हूँ। मैं सब जानती हूँ। रानी परी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती, इसीलिए इन्हें छोड़ दो। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं रानी परी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। चुड़ैल अंजलि पर अपने जादू से वार करती है और उसे गोल गोल घुमाकर जमीन पर गिरा देती है। मैंने कहा था तुझे कि चुपचाप यहाँ से बाहर चली जा। अब इस रानी परी से पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद इस रानी परी को मारूंगी। अंजलि अपने जादू से चुड़ैल से लड़कर रानी परी को आजाद कर देती है। रानी परी आजाद होते ही अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर वार करती है और चुड़ैल को कैद कर लेती है। फिर अंजलि और रानी परी मिलकर चुड़ैल को भस्म कर देती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम आज सही समय पर नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं मिलती। रानी परी, आप हम सबकी रक्षा करती हैं। यदि आज मैंने आपकी रक्षा की तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया। मुझे माफ कर दो बेटी। कोई बात नहीं रानी माँ, जिस समय पर जो सही था आपने वही फैसला लिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रानी माँ। अंजलि की ये बात सुनकर रानी परी अंजलि को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, अरे रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर रानी परी एक सोने का लहंगा प्रकट करती है और अंजलि परी से कहती है, अंजलि ये लो बेटा, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। इसे पहनते ही तुम बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाओगी। तुमने मेरी इतनी मदद की है और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये लो, इसे पहन लो। उसके बाद अंजलि उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और देखते ही देखते वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है। फिर वो रानी परी का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद वो दोनों परीलोक वापस लौट जाते हैं। परीलोक आकर अंजलि अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानी परी सोनम के पास अपने बेटे शाहरुख का रिश्ता लेकर पहुँच जाती है। सोनम, मुझे अपने बेटे शाहरुख की शादी तुम्हारी बेटी अंजलि के साथ करनी है। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? रानी परी, क्या आप सच में मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करना चाहती हैं? हाँ सोनम, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से। तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। रानी परी की ये बात सुनकर सोनम बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि और शाहरुख की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। उसके बाद अंजलि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत खुशी खुशी करती है।